कार्ल रोजर्स की थियरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उनका अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत मैं आपके बीच लेके आया हूं। तो कार्ल रोजर्स जी वो भी क्या है, अब हम जो है आ गए हैं तीसरे वाले पड़ाव पे, जो है कि मानवतावाद, मानवतावादी सिद्धांत। तो मानवतावादी सिद्धांत में हम ये पढ़ने वाले हैं कार्ल रोजर्स जी को। कल हमने मास्लो को पढ़ा हुआ था, मास्लो की हायरार्की थ्योरी, उसमें उन्होंने 5 प्रकार की हायरार्की बताई हुई थी, और 5 प्रकार की हायरार्की के बाद उन्होंने बताया हुआ था कि कैसे व्यक्ति सीखता है, सीखना कहाँ कहाँ कितने कितने परसेंट होता है। तो वह सीखा, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वह जब आत्म संयम करता है तब जाकर उसको ज्यादा लर्निंग होती है। अब उसी के आधार पे उसी के आगे कार्ल रोजर्स जी भी उन्हीं को सपोर्ट करने वाले, मास्लो जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, मास्लो जी के साथ उन्होंने काम किया, बट इनकी थ्योरी, रोजर्स की थ्योरी जो है थोड़ी अलग हुई। तो हम उन्हीं रोजर्स की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं आज। चलिए रोजर्स जी, कार्ल रोजर्स जी को पढ़ने वाले हैं। कार्ल रोजर्स जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, किस प्रकार से किया था, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिखाई हो रहा होगा, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम कार्ल रोजर जी के बारे में जान लेते हैं, वो थे कौन। हम सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं कि वो क्या है, कैसे हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो समझ लेते हैं कार्ल रोजर जी कौन है। ये मानवतावादी मानवतावादी सिद्धांत के मतलब वो है, सपोर्टर है, और मानवतावादी सिद्धांत में इनका भी नाम आता है, मानवतावादी सिद्धांत में इनका भी नाम आता है कार्ल रोजर जी। चलिए, तो समझते हैं कार्ल रोजर जी को। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। अभी कार्ल रोजर्स जी कौन है, इनको समझते हैं। कार्ल रोजर जी को समझते हैं, ये कौन थे। तो सबसे पहले तो इनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, परिचय में कौन थे ये, इनके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और किसी प्रकार का जोर नहीं लेना है, मतलब दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, चिल करना है। क्या करना है, चिल करना है। सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, चाय नाश्ता कर लिया भाई, सारे लोगों ने, गुड। कुछ लोग तो अभी आंख आंख खोल रहे होंगे, अब सर का लेक्चर शुरू हुआ होगा, चलो आंख खोलते हैं जरा। और कुछ लोग तो बस स्टैंड भी पहुंच गए हैं, हमने देखा कुछ लोग बस स्टैंड भी पहुंच गए, घर जा रहे हैं। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ध्यान करते हैं, ऐसे ही एनर्जी भरे चलेंगे, एनर्जी के साथ में चलेंगे, और करके सीखेंगे, करके सीखेंगे, कुछ समझ करके सीखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय नाश्ता, तो चाय के साथ में कुछ बिस्किट वगैरह वही है कि बस ऐसे ही चाय हो गया है, चाय के साथ में खाखरा फाफड़ा कुछ खाया है। चलिए, होप खाया होगा। हम्म। चलिए, ध्यान करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो कार्ल रोजर जी के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल रोजर जी जो है वो मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी जो सिद्धांत है उस मानवतावादी, थेपला खाया, वाह, थेपला, थेपला, गुड। चलिए, मानवतावादी सिद्धांत में कार्ल रोजर जी दूसरे हैं, जो जो कि मास्लो के साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया। तो इनकी थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं, ये कौन है, इनके बारे में समझ लेंगे। तो कार्ल रोजर जी का जन्म जो है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम कार्ल, इनका पूरा नाम है कार्ल रैनसम, कार्ल रैनसम रोजर्स। इनका पूरा नाम है कार्ल रैनसम रोजर्स। अब ये इनका जो जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 8 जनवरी 1902 को हुआ था, 8 जनवरी 1902 को, 1902 को एलिनोइस में हुआ था, अमेरिका में पड़ता है एलिनोइस। और इनकी मृत्यु जो है, वो इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1987 को हुई थी, 4 फरवरी 1987 को हुई थी। और यह कहां हुई थी, तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में हुई थी। अब इन्हें इन्हें क्या जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के रूप में, इन्हें एक अमेरिकन एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है।
एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकियाट्रिस्ट भी थे, ये एक मनोचिकित्सक भी थे, ये एक मनोचिकित्सक भी थे। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में दोनों में फर्क है, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में फर्क है। तो मनोचिकित्सक में जो मन को मतलब पूरा वो उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उससे विकारों को, उससे संबंधित विकारों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उससे संबंधित विकारों को दूर कर। यहाँ वैज्ञानिक की बात कर लेंगे तो वैज्ञानिक को मत समझ सकते हैं कि थेरिस्ट, वह सोचने वाला और एक करने वाला। तो एक सोचने वाला और एक करने वाला, तो करने वाले को कहेंगे चिकित्सक और सोचने वाले को कहेंगे वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक ये दोनों हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक भी थे और एक मनोचिकित्सक भी थे, इनको मनोचिकित्सक भी जाना जाता है। इनका एक बहुत बढ़िया, इनका एक बहुत फेमस जो है एक इनका एक वहां पे उस टाइम पे इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ था, एक इन्होंने उपचार दिया हुआ था, उस उपचार पे ये काफी फेमस हुए थे। इनका एक उपचार था, उस उपचार का नाम था क्या? उपचारार्थी केंद्रीय मनोचिकित्सक। इन्होंने उपचारार्थी केंद्रित उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने जो है मानसिक रोगों का निवारण, मानसिक रोगों, इसमें इसी के तहत जो मानसिक रोगी थे, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी लोगों के निवारण के उपाय सुझाए थे इसमें। इसलिए इनको एक ये भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है? उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा, उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा के रूप में इनको जाना जाता है। इनको जो है एक मनोचिकित्सक के रूप में जाना जाता है। इनको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जो है वह 1902 में और फरवरी 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इतना हमने समझ लिया। अब ये इनका जो और भी योगदान है, वह योगदान कहाँ है? इनका और योगदान कहाँ है? तो इनका योगदान जो है वह मानवतावादी सिद्धांत में इन्होंने योगदान दिया हुआ है। तो इनका योगदान जो है वो कहाँ है? और इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। आसनों के साथ में मिलकर के इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ, इसलिए इनको मानवतावादी सिद्धांत के रूप में भी जाने जाते हैं। मानवतावादी सिद्धांत के रूप में भी, मानवतावादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाने जाते हैं। इनका जो सबसे फेमस है, वह सबसे फेमस इस मानवतावादी सिद्धांत में जो बात हुई, वह बात हुई इनका सबसे फेमस जो था वह अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रणेता इनको कहा जाता है। अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। वो क्या जाना जाता है? तो अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रणेता के रूप में, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको इन्होंने देने का काम किया। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह एक्सपीरियंस के जरिए सीखता है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनको इन्होंने ज्यादा जोर दिया स्व पर। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह स्व के रूप में सीखता है, वह सेंटर में होता है। व्यक्ति कहाँ होता है? तो सेंटर में होता है, तो सेंटर में रह करके सीखता है, सेंटर में रह करके सीखता है। तो इन्होंने स्व सिद्धांत भी देने का काम किया था। स्वसिद्धांत, इन्होंने स्वसिद्धांत या आत्म अवधारणा, स्वसिद्धांत या आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा देने का कार्य किया था। देने का कार्य किया था। इन सभी पर चर्चा करेंगे विषय में, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको मानवतावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
इसके रूप में तो मानवतावादी सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको अनुभवजन्य सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। और इन्होंने स्व सिद्धांत, आत्म आत्मधारणा, आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा, यहाँ पे अवधारणा कर लीजिए, आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा देने का काम किया था, आत्म अवधारणा देने का काम किया था, तो इसलिए इसको इनको ये भी कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इन्होंने जो आगे बात करी थी, वह क्या बात करी थी उसकी चर्चा करेंगे। ये रब करने वाला नहीं है, तो अब यहाँ से हम आगे चर्चा करेंगे इनके सिद्धांतों की, इन्होंने क्या बात करी थी। अभी तो इनका परिचय हमने बताया, अब इस पे हम इसके आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। इनको किन किन रूपों में जाना जाता है थोड़ा सोच समझ ले, इनका योगदान समझ लेते हैं। रोजर्स का योगदान, रोजर्स का योगदान किसमें, तो रोजर्स ने कहां कहां योगदान दिया उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत के रूप में काम किया, मानवतावादी सिद्धांत, और क्या काम किया, इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया, इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया, इस रूप में भी जानते हैं इनको। और इन्होंने इन्होंने एक जो चिकित्सा दी, इन्होंने उपचारार्थी केंद्रित, उपचारार्थी केंद्रित, उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा, उपचारार्थी केंद्रित मनोचिकित्सा दिया, इसके रूप में भी जाने जाते हैं। या इनको आत्म अवधारणा विकसित करने के रूप में, आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा विकसित करने के रूप में जानते हैं, आत्म अवधारणा विकसित करने के रूप में जानते हैं। ब्लैक पेन दूसरी चाहिए, चल रही है वाली दे दो, दूसरी वहां रखिए। तो ये कार्ल रोजर्स की क्या है, ये योगदान है, कार्ल रोजर्स की योगदान है। चलिए अब यहां से हम आगे चलेंगे। कार्ल रोजर्स को हमने समझ लिया, ये सारे योगदान है। तो आगे समझेंगे कार्ल रोजर्स का योगदान हमने यहाँ समझ लिया, इनकी इतने इनके योगदान थे। अब हम ये समझेंगे कि इन्होंने क्या काम किए हुए, क्या काम किए उस पर समझते हैं, इनके कार्य को समझ लेते हैं। इन्होंने कार्ल रोजर्स जी ने जो बात करी थी, अब यहाँ से हम थोड़ा सा कार्ल रोजर्स को समझेंगे, कार्ल रोजर्स ने क्या बात करी है। कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत दिया, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं इन्होंने, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, एक तो मानवतावादी सिद्धांत है, एक चीज और इसको कर सकते हैं कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। क्या हुआ, इस व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, जो ये वाला लास्ट वाला दिया इन्होंने, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, तो इसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको जरा हम घेरा दे देते हैं ताकि ये अलग हो जाए, आपको ये बातें अलग दिखाई पड़े। तो इन्होंने दिया व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, उसमें इन्होंने क्या चर्चा करी, रोजर्स ने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में कहते क्या है, इस सिद्धांत में कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, वह सबसे पहले क्या करता है, अपनी आत्म अवधारणा को विकसित करता है,
आत्म अवधारणा को विकसित करता है और उसी आत्म अवधारणा के आधार पे, उसी आत्म अवधारणा के आधार पे क्या करता है, वह अपना सीखता है, उसी आत्म अवधारणा के आधार पर वह सीखता है, सीख करके जो है वह आगे जाता है, उसी आत्म अवधारणा के आधार पर वह सीखता है और सीख करके आगे जाता है। इसमें यह कहा गया, एक बात ये कही गई, और इसमें एक बात और कही गई कि जो भी व्यक्ति है इसमें आत्म अवधारणा विकसित कैसे होगी, तो इन्होंने कहा कि जब वो व्यक्ति होता है तो व्यक्ति कहाँ होता है, व्यक्ति सेंटर में होता है। व्यक्ति कहाँ होता है, व्यक्ति सेंटर में होता है, व्यक्ति सेंटर में होता है, और इसके आसपास जो है वो सारी बातें इसके आसपास होती हैं, सारी बातें इसके आसपास होती हैं। तो जो भी वातावरण है, जो वातावरण, ये यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसमें जो इन्होंने कॉन्सेप्ट देने का काम किया, जरा ध्यान से समझिएगा। ये वातावरण है इसका, इस वातावरण में यह व्यक्ति क्या है, सेंटर में इसके आसपास, इसको हम कह सकते हैं क्या, इंडिविजुअल, इसको कह सकते हैं इंडिविजुअल या व्यक्ति, यह व्यक्ति है। और यह जो इसका पूरा ये पूरा क्या है, ये इसका क्या है, ये वातावरण, ये वर्ल्ड है, ये वातावरण है। इस वातावरण में रह करके क्या करता है, इसके आसपास, ये पूरा वातावरण, इसके आसपास लोग होते हैं, इसके आसपास लोग होते हैं। इस आसपास के लोगों में वह क्या होता है, उसके कुछ इमोशंस होते हैं, इस व्यक्ति के कुछ इमोशंस होते हैं, इस व्यक्ति के क्या होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ कॉग्निशन होता है, इस थॉट्स कॉग्निशन और कुछ वस्तुएं होती हैं जो वहां पे विद्यमान है, कुछ वस्तुएं, इनके जरिए क्या करता है, व्यक्ति सीखता है। यानी ये मैंने बताया कि ये वातावरण, इस वातावरण में रहकर के ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल क्या करता है, इस वातावरण में रहकर के उसके अपने इमोशंस के आधार पे, अपने कॉग्निशन के आधार पे, अपने थॉट्स के आधार पे, उन वस्तुओं के आधार पे क्या करता है, सीखता है, उन वस्तुओं के आधार पे सीखता है और अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता को विकास करता है, विकास करता है। तो उसी के आधार पे, इन्हीं के आधार पे क्या विकास करता है, अपनी आत्म अवधारणा विकास करता है। क्या विकास करता है, तो आत्म अवधारणा, यहाँ पे या इन्हीं के साथ में रह करके अपनी आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा। अब इसी पर थोड़ा सा समझने की बात है, आत्म अवधारणा विकास करता है। आत्म अवधारणा का विकास करता है, कैसे करता है, जैसा वातावरण होता है, उसी वातावरण के आधार पे, उसी वातावरण के आधार पे वो क्या करता है, वो अपना कॉन्सेप्ट बनाता है, वो अपना कॉन्सेप्ट अपने उसी वातावरण के आधार पर बनाता है। कि जैसा वातावरण है, जहां अगर पढ़े लिखों का वातावरण है तो पढ़े लिखों जैसा बनाएगा, अगर अनपढ़ का है तो अनपढ़ जैसे बनाएगा। जैसे स्लम एरिया है तो वहां पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां पे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या करेगा बच्चा, वहां पे उसी हिसाब से सीखेगा, वहां वातावरण नहीं मिल रहा है, वहां उसके इमोशंस का कोई ख्याल नहीं हो रहा है, वहां पे कोई वस्तुएं इतनी नहीं दी जा रही हैं, वस्तुएं उसके सामने नहीं है, उसके पास एनवायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा, उसका आत्म अवधारणा, उसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना विकसित नहीं होगा। देखिए, एक गांव का बच्चा और एक शहर के बच्चे के पास पूरी सुविधाएं हैं, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, उसको कैसे उठना है, बैठना है, कहाँ क्या चीजें नहीं है, वो सारी चीजें पता होती है, सब चीजों को रूबरू हुआ रहता है, सब चीजों को अनुभव किया रहता है। तो ये सब इन्हीं के वातावरण के आधार पर, इन्होंने यही समझाने की कोशिश करी कि व्यक्ति किसी वातावरण में रह करके उस वातावरण से के साथ में इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट विकास करता है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। यह कॉन्सेप्ट उन्होंने देने का काम किया। तो अब इसी आधार पे उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर में एक अद्वितीय क्षमता होती है। क्या होती है, मनुष्य के अंदर में एक अद्वितीय क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है, हर मनुष्य के पास, हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय क्षमता होती है। एक अद्वितीय क्षमता होती है और उसी क्षमता के आधार पे क्या करता है, वह सीखता है और अपना व्यक्तित्व का विकास करता है, नहीं तो देखिए हर व्यक्ति उसका व्यक्तित्व जो है अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। इसी आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण की बात करी, इसी आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इनका नाम आता है, कार्ल रॉजर्स का। यहाँ पे इनको दो रूपों में जाना जाता है, एक तो अनुभव, मैंने कहा क्या यहाँ पे अनुभव के रूप में जाना जाता है, इन्होंने संज्ञान को भी बताया, इन्होंने लर्निंग को भी बताया और साथ साथ इन्होंने पर्सनालिटी को भी बताया। इनका दो जगह पे नाम आता है, इनका लर्निंग में भी नाम आता है, उनका पर्सनालिटी में भी नाम आता है। तो दोनों जगह पे, अभी मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, लर्निंग की बात में अभी इसकी बात करूंगा।
तो यहाँ पे पर्सनालिटी कैसे विकास होती है, तो पर्सनालिटी विकास करने के लिए कहा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है वो एक वातावरण में रहता है, उस वातावरण में रह करके वहां की जो वस्तुएं हैं, वहां के जो उसका विचार है, उसका जो संज्ञान है, उसके इमोशंस है, उन इमोशंस को उस वातावरण में रह करके इंटरैक्ट करता है और उसी इंटरेक्शन के आधार पे अपनी व्यक्तित्व का वह निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इस व्यक्तित्व के निर्माण में उन्होंने जो अहम भूमिका बताई, उसकी किसकी बताई, वह वातावरण के साथ में इंटरेक्शन, वातावरण और व्यक्ति के साथ में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को उन्होंने ज्यादा भूमिका बताई। उसी के आधार पर कहा कि व्यक्ति उसी पर जो है वह ज्यादा आगे बढ़ता है, व्यक्ति उसी पर आगे बढ़ता है और इसी के आधार पर वह सीखता है। वह उसके अंदर में अलग अलग प्रकार के जो गुण होते हैं, विशिष्ट गुण, वह कैसे विकसित होते हैं, विशिष्ट गुण वह इन्हीं आधार पर विकसित होते हैं। विशिष्ट गुण इन्हीं वातावरण के साथ अंतःक्रिया के आधार पर विकसित होते हैं। तो इसी में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही गुस्सालु है, कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति जो है वो किसान की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति कैसे जा रहा है, कोई व्यक्ति कैसे जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी का विकास कैसे हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी का विकास इसी वातावरण के साथ में इंटरेक्शन के आधार पर हो रहा है। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने चला जा रहा है, और तो वहीं दूसरा व्यक्ति वो इंजीनियरिंग करने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसका इच्छा नहीं है, जबरदस्ती तो भेजा गया बट उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती भेजा गया, इच्छा नहीं है, इच्छा उसकी कहीं और है, बट उसको वातावरण ऐसा मिला, वातावरण में जाकर के वहां पे उसको उस हिसाब से जाना पड़ा। बट दोनों बात यहां हो सकती हैं कि एक तो जो है वातावरण के साथ में वातावरण जो है वह वातावरण उसको प्रभावित करे, और दूसरा वातावरण जो है जैसे मम्मी पापा है उसको फोर्स करे। ये दोनों फोर्स करने पर व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। जब व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? आत्म अवधारणा के आधार पे, आत्म अवधारणा के आधार पे जब व्यक्ति उसमें इन्फ्लुएंस होता है, उससे प्रभावित होता है, तब उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। यही देने का काम उन्होंने दिया, यही इन्होंने बताने का काम किया कि व्यक्ति अपनी आत्म छवि का अनुरूप कैसे करता है, अपनी आत्म छवि का अनुभव इस वातावरण के साथ में रह करके करता है। पेन दो मेरे को। इसी वातावरण के साथ में रह करके व्यक्ति वातावरण के साथ रहकर व्यक्ति अपनी आत्म छवि अपनी आत्म छवि आत्म छवि का निर्माण करता है, आत्म छवि का निर्माण करता है। आत्म छवि का निर्माण करता है, और वो आत्म छवि का निर्माण कैसे करता है? तो आत्म छवि का निर्माण वो कैसे करता है? तो महसूस करके, उस वातावरण में रह करके, इस वातावरण में रह करके, वातावरण के व्यक्ति जो है इस सेंटर में होता है, या व्यक्ति इस वातावरण के साथ में रह करके इंटरैक्ट करता है, वहां पे उससे महसूस करता है, महसूस करके महसूस करके अनुभव करके महसूस करके अनुभव करके और व्यवहार करके, महसूस करके अनुभव करके और व्यवहार करके व्यक्ति क्या करता है? अपनी आत्म छवि, अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व वह विकास करता है। तो इसीलिए इन्होंने व्यक्तित्व विकास का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट अपना इसमें दिया। कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें यही दिया कि व्यक्ति जो है जो कुछ भी सीखता है वह कैसे सीखता है? वह उन्हीं व्यक्ति जो अपना व्यक्तित्व का निर्माण करता है वह उन्हीं के आधार पर करता है। व्यक्ति अपना जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है वह उन्हीं के आधार पर करता है कि जैसा वातावरण होगा उसी वातावरण के आधार पर वह क्या करेगा? वह ढल जाएगा, वह वातावरण के आधार पर वह ढल जाएगा। चलिए यहां तक हमने सीख लिया। अब यहां से हम सीखते हैं इसी में यहां पे इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने एक और बात बताने की कोशिश करी कि व्यक्ति जब जब अपना व्यक्तित्व का विकास करता है तो उस व्यक्तित्व के विकास में वो दो बातें करता है। वह जब ये निर्माण होता है, जैसे वातावरण में अपनी आत्मछवि का निर्माण करता है, तो आत्मछवि जो है, ये आत्मछवि, मैं इसको यहां लेके आता हूं। आत्मछवि जो है वह कैसी होती है? तो आत्मछवि को उन्होंने कहा कि आत्मछवि का जो निर्माण होता है, वह आत्मछवि का निर्माण वह पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों में होता है। यहाँ पे जो आत्मछवि, ये आत्मछवि जो बनती है, इसकी उसका जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बनता है, वह सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनता है। यहाँ पे उन्होंने दो बातें बताई कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और क्या? दूसरा निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट।
पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, दो इन्होंने बताने का काम किया। चलिए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। थोड़ा सा तो डालना, कितना थोड़ी डालना था इसमें, भर के वही डालना। तो क्या है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्होंने दो दिया। कैसे कि यह वातावरण में रहता है, वातावरण में रह करके वह क्या करता है, उस वातावरण से इंटरेक्शन करता है, और वातावरण से रह करके वह कैसे करेगा, उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। जब जब किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ति होती जाएंगी, जब सारी इच्छाएं पूर्ति होती जाएंगी तो क्या करेगा, उसके अंदर में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी एक बच्चे को आपने जो है, आपने खूब उसको ज्ञान दिया, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान दिया। आपने उसको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान दिया, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान दिया, और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में उसने सीखा कि सेना, वो उसको सेना में जाना है, सेना में जाना उसको किसी ने समझाया हुआ था, बताया हुआ था कि सेना में जाते हैं ऐसे होता है, सेना में जाते हैं वैसे होता है, सेना में इस रूप में होता है, सेना में उस रूप में होता है, सेना में जाते हैं तो सेना में भर्ती होते हैं। बट जैसे ही वो वहां गया तो वहां जाने के बाद उसको क्या देखने को मिला, उसको वहां जाने के बाद देखने को मिला कि सेना में तो सही बात है, जितना हमको बताया गया था बिल्कुल उसी आधार पर यहाँ काम हो रहा है, जितना हमको बताया गया था, जितना हमको समझाया गया था, सेम उसी रूप में यहाँ काम हो रहा है। तो अब क्या होगा उसके अंदर में, जब सेम सेम वैसा ही काम होगा, वैसे ही जिसको उसको उम्मीद थी, जैसी उसको उम्मीद थी, अगर वैसा ही काम होगा, वैसा ही उसकी पूर्ति होती जाएगी, तो क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। वहीं जैसी उसने उम्मीद करी थी, जैसी उसने उम्मीद करी थी, काम तो कर रहा है बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काम कर रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर में क्या बनेगा, उसके अंदर में निगेटिव कॉन्सेप्ट बनेगा। कैसा बनेगा, उसके अंदर में निगेटिव कॉन्सेप्ट बनेगा। जब वो क्या होगा, वह यहां पे जब सेटिस्फाइड होगा, पॉजिटिव में जब क्या होगा, वह सेटिस्फाइड होगा, तब उसके अंदर में क्या बनेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। जो कार्य कर रहा है उस कार्यों से वह सेटिस्फाइड होगा। जब वह सेटिस्फाइड होगा, तो सेटिस्फाइड होने के बाद, जब वह सेटिस्फाइड होगा तो सेटिस्फाइड होने के बाद क्या करेगा, वह पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब वह सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो उसके अंदर में क्या बनेगा, निगेटिव कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे पढ़ने के लिए आप यहाँ पढ़ने के आए और पूरा टाइम आप अपना यहाँ पढ़ने में दे रहे हैं और आपको कुछ ज्ञान सीखने को नहीं मिल रहा है। जब ज्ञान सीखने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपके अंदर में निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। यानी आप क्या बनोगे, यार मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं फेल हो जाता हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं फेल हो जाता हूं, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे जो है मुझे वो मार्क नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, आपके अंदर में एक हीन भावना विकसित होगी। हीन भावना विकास का मतलब वही निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो विल पावर नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। तो आपके अंदर में निगेटिव निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा। और वहीं जब आप कर लोगे, आपको एक पर एक एक पर एक एक पर एक एक पर एक आपका प्रगति होती जा रही है, तो प्रगति होती जा रही है तो आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट निर्माण होगा। यही इन्होंने देने का काम किया अपनी थियरी में, यही इन्होंने देने का काम किया था अपनी थियरी में। और इसके साथ में इन्होंने कहा कि यह होता कैसे है, इसके साथ में इन्होंने कहा कि यह होता कैसे, इसको भी इन्होंने समझाने का काम किया, इसको भी इन्होंने समझाने का काम कहा। इन्होंने दो बातें बताई कि जितना जितना उसका मोरल जितना उसका मोरल अच्छा होगा, जितना उसका मोरल, उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। यहां पे उन्होंने कहा कॉन्ग्रुएंस मतलब मोरल, कॉन्ग्रुएंस जितना हाई होगा, कॉन्ग्रुएंस मतलब मोरल नैतिक, जितना उसका भाव है, वो भाव भाव जितना हाई होगा, यानी जितना हाई होगा, जितना उच्च होगा, जितना उच्च होगा, उतना वह क्या बनेगा, अपने लाइफ में प्रोडक्टिव बनेगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्होंने कॉन्ग्रुएंस को हाई बताया, कॉन्ग्रुएंस को हाई यानी इसको हाई बताया, हाई बताइए, जितना हाई होगा वो उतना इंसान क्या बनेगा, उतना वह कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा, उसकी लाइफ जो है प्रोडक्टिव लाइफ बनेगी। कैसी लाइफ बनेगी, प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ बनेगी। और जितना इसका कॉन्ग्रुएंस जितना लो होगा, इसका कॉन्ग्रुएंस का मोरल, इसका जितना लो होगा, लो मतलब नीचे, लो होगा, जितना इसका कांग्रेस इसका लो होगा, वह क्या होगा, यह उतना ही क्या बनेगा, यह माल एडजस्टमेंट होगा, यानी वह कुसमायोजित होगा। क्या होगा, यहाँ पे वो कुसमायोजित होगा। चलिए इस पे समझ लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों की बात समझ लेते हैं। यहाँ पे कांग्रेस यानी मोरल, मोरल कहां से बनेगा,
मोरल कहां से बनेगा? जैसे आप जितना भी काम कर रहे हो, जितना भी काम करो, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप निरंतर निरंतर यहां से, निरंतर आप यहां से, ये सीढ़ी पे हैं आप, यहां पे इस लोअर पे है, इस लोअर पे आगे चढ़े तो आप यहां चढ़ गए, फिर आगे चढ़े, यहां से यहां चढ़े तो आप यहां बढ़ गए, यहां से यहां चढ़े तो आप यहां चढ़ गए, यहां से यहां चढ़े तो आप यहां पहुंच गए। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप निरंतर क्या कर रहे हैं? प्रगति कर रहे हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो आपका कॉन्ग्रुएंस, आपका मोरल, आपकी प्रगति, आपकी क्या है? लगातार प्रगति पर जा रही है। आप प्रमोट हो रहे हो, प्रमोट हो रहे हो, तो आपकी लाइफ क्या होगी? प्रोडक्टिव लाइफ होगी। आप पढ़ रहे थे, आप 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में थे, 12वीं में आए, 12वीं में आए और आप बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हो। आपको एक अवार्ड मिला, आपको 2 अवार्ड मिला, आपको घर में, आपको स्कूल में, आपको पब्लिक में ये मेडल मिला, वो मेडल मिला। आप लगातार प्रगति कर रहे हो, लगातार प्रगति कर रहे हो। तो आप पहले पहले लोकल में आप खेलते थे या लोकल में पढ़ते थे, आप अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल में आप टॉप आते थे, फिर आप अपने क्षेत्र में टॉप आने लगे, फिर आप अपने जिले में टॉप आने लगे, आप उसके बाद अपने अपने तहसील में, अपने मतलब अपने प्रदेश में टॉप आने लगे, नेशनल लेवल में टॉप आने लगे, इंटरनेशनल में टॉप आने लगे। यानी क्या? आपका मोरल, आपकी लाइफ प्रोडक्टिव हो रही है। पहले आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास साइकिल भी नहीं थी, आपको पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। आप धीरे 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 पढ़ते पढ़ते जितना आप आगे प्रोडक्टिव बनते गए, जितना आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता गया, आपने अपना जो है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर ली, अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, आपके पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सारी पब्लिक हो गई, बहुत सारा समुदाय होगा। यानी क्या हुआ? आप निरंतर प्रगति करते गए। तो निरंतर प्रगति कैसे होगी? वो निरंतर प्रगति करने के लिए उन्होंने क्या बताया? इस चीज को इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया। ध्यान करिएगा, मैं इसको जोड़ रहा हूं। इस चीज को इन्होंने पहले कॉन्सेप्ट किया कि व्यक्ति का, इन्होंने जो मानवतावादी सिद्धांत दिया, इस मानवतावादी सिद्धांत में उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो सेंटर में होता है, व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति सेंटर में होता है, उसके वातावरण प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है। उस वातावरण में जैसा वातावरण होगा, उसी के हिसाब से उसका मोरल डेवलप होगा, उसी हिसाब से उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को जैसा डेवलप होगा, वो डेवलप होगा, उसके लिए उन्होंने बताया क्या? वो डेवलप कैसे करेगा? तो उसको महसूस करके करेगा, उसको अनुभव करके करेगा, उसको व्यवहार करके करेगा। तो जब महसूस करके व्यवहार करके करेगा, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट को, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसकी आत्म छवि है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उन्होंने 2 प्रकार का बताया। कौन सा 2 प्रकार बताया? उन्होंने बताया कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बने कैसे बनेगा? कि जब व्यक्ति के अंदर में ये सारा वातावरण इसको सकारात्मक तरीके से आगे लेके जाएगा, यह वातावरण उसको सकारात्मक तरीके से आगे लेके जाएगा, उसको स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। जैसे एक दिव्यांग बच्चे की बात करें, एक दिव्यांग बच्चे की बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा दिव्यांग बच्चे का होगा। दिव्यांग बच्चा है, उस दिव्यांग बच्चे को अगर आप वेलकम कर रहे हो किसी भी समावेशी विद्यालय में, अगर आप दिव्यांग बच्चे को वेलकम कर रहे हो, तो बच्चा क्या होगा? वह कहेगा यार हमको तो इतने सारे लोग चाहते हैं, हमारी मम्मी भी देखते हैं, हमारे पापा भी देखते हैं, हमारे समाज वाले भी देखते हैं, हमारा जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो विद्यालय में हमको स्वीकार करता है। भगवान ने खाली हमको ऐसे ही बना दिया, बट यहाँ दुनिया इतनी खराब नहीं है। लोग खाली कहते हैं दुनिया खराब है, दुनिया तो कितनी अच्छी है, लोग कितना अच्छी तरह से हमको वेलकम कर रहे हैं। तो वेलकम करें, वो निरंतर प्रगति कर रहा है। जैसे एक एबल व्यक्ति कर रहा है, वैसे डिसेबल बच्चा भी कर रहा है। जैसे एक एबल व्यक्ति कर रहा है, वैसे डिसेबल व्यक्ति भी कर रहा है। तो एबल व्यक्ति के जैसा डिसेबल व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर में पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए वो लगातार बढ़ रहा है। वही एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि एक वही बच्चा दिव्यांग बच्चा है, उसको ना तो उसके मम्मी पापा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बोलते हैं दिव्यांग है, क्या करेगा, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसको टास्क नहीं देते, उसको काम नहीं देते, उसको रुपए पैसे नहीं देते, उसको प्रमोट नहीं करते हैं। एक हो जाएगा। दूसरा, जैसे उसके मम्मी पापा अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर कितना सपोर्ट करेंगे? अब बाहर के बाद उसको कहीं किसी ने रूप में उसको विद्यालय में दाखिल कर दिया। अब विद्यालय वाले भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे जगह नहीं है, तुम एक जगह कोने में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ, वहीं पढ़ो, अपना वहीं करो, तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा, चैरिटी के रूप में उसको मिल जाएगा, तुम वहीं करो। बच्चे का क्या होगा? बच्चे का मोरल डेवलप नहीं होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका सेटिस्फैक्शन उसका डेवलप नहीं हो रहा है, और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब इसी निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि ये बढ़ता कैसे है, निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। तो जितना उसको कांग्रुएंस होगा, जितना कांग्रुएंस यानी जितना मोरल, जितना उसको फैसिलिटी उसको मिलेगी, वो उतना ही क्या होगा? हाई होगा। कांग्रुएंस जितना हाई होगा, उतना ही उसकी लाइफ प्रोडक्टिव बनेगी, यानी वो उतना ही आगे प्रगति करेगा। और जितना कांग्रुएंस जितना लो होगा, उतना ही व्यक्ति जो है कुसमायोजित बनेगा। और वहां पे क्या करेगा? कुसमायोजित बनने पर वह क्या करेगा? कहीं चोरी करेगा, कहीं डाका करेगा, कहीं वो जो है पान मसाला खाएगा, मदिरा पिएगा, दुनिया भर की बातें जो निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो कारण है, वह कारण इसके अंदर में बन जाएगा। वह स्कूल में भी एग्रेसिव हो जाएगा, वह स्कूल में भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करने लगेगा। तो यह वह होगा कैसे? वह होगा इसके
कॉन्ग्रुएंस लो होने की वजह से, कॉन्ग्रुएंस लो होने की वजह से वह व्यक्ति क्या होगा, वह ऐसा बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लो कैसे होगा, ये तो प्रगति की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पे ये इसका एग्जांपल हो गया कॉन्ग्रुएंस का। वहीं जब ये क्या होगा, इसका लो होगा, यानी ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, वह सीधे या तो वहीं अटका हुआ है या फिर वह उससे और नीचे आ रहा है, इससे वो और नीचे आ रहा है। जो मोरल है, जो पब्लिक का मोरल है, वो उससे और डाउन हो रहा है, वो उससे और डाउन हो रहा है। यानी ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था और ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो रेशियो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की जा रहे थे सब, ये ऊपर की जा रहे थे और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंस लो होने का कारण है और कॉन्ग्रुएंस हाई होने का कारण है। ये दोनों एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल की इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी का निर्माण किया हुआ था। वो थ्योरी का निर्माण था जो है वह क्या था, वह सेल्फ कॉन्सेप्ट या आत्म अवधारणा का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। किसने दिया हुआ था, यह कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ था, उसको उन्होंने समझाने का काम किया हुआ था। चलिए अब हमने यहां तक समझ लिया। अब यहाँ से इनका जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, उस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनका जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। चलिए इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट, ये इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ खत्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट इनका था, कौन सा, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, ये इनके अलग अलग योगदान है। इस योगदान में व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत मैंने ये और ये वाले में दोनों में समझाया। चलिए हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। चलिए मैसेज कर दीजिए अगर हो गया हो तो, मैसेज कर दीजिए हो गया हो तो। सो गए सभी लोग, कहाँ चले गए। चलिए भाई थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको भी, हमको भी सपोर्ट करेंगे तो हमको भी लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, ये वन वे हो जाएगा, वन वे हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह, श्रेणीचारण, मनीष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या, एक्सपीरियंस लर्निंग। इनका जो दूसरा वाला सिद्धांत है, दूसरे वाले रूप में जो जाने जाते हैं, ये दूसरा इनका एक्सपीरियंस लर्निंग। एक तो बड़ी गाड़ी हो गई थी, नहीं दे रही है। अब यहां से हम पढ़ेंगे क्या, एक्सपीरियंस लर्निंग। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने दिया हुआ था, जो हमारा सीखने का अधिगम का सिद्धांत है, वो है एक्सपीरियंस लर्निंग। उसको समझ लेते हैं वो क्या है। आप लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ाया हुआ था इसके पहले संरचनावाद। संरचनावाद में हमने बताया हुआ था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसलिए बताया हुआ था, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी कहा गया है कि बच्चों को सिखाना कैसे, अनुभव के आधार में बच्चों को लर्निंग कराना कैसे, वह सिखा करके कराना। कि एक लोग कहते हैं, एक चाइनीज चाइनीज जो है वो उन्होंने अपने में कहा हुआ है कि आप मुझे जितना सुनाओगे, आप मुझे जितना सुनाओगे मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे जितना दिखाओगे मैं उतना थोड़ा सा रख पाऊंगा, और आप मुझे जितना इन्वॉल्व करोगे मैं उतना समझ पाऊंगा, इन्वॉल्व करने पर समझ पाऊंगा। तो ये उन्होंने बताया हुआ है। चलिए तो यहां से हम बात करते हैं अब इनकी जो कार्ल रोजर्स की जो अगली थ्योरी है, अगला वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है वह है अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत या अनुभवजन्य सीखना, अनुभवजन्य सीखना, अनुभवजन्य सीखने का सिद्धांत या अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया, चलिए हम वही समझेंगे। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अब यहाँ पे तो ना है तो यूट्यूब तो चल रहा है, वहां पे आए ना ये लोग, यहाँ क्यों आ रहे हैं, यूट्यूब भी तो चल ही रहा है वहां पे। वही सीख लें। चलिए अनुभवजन्य सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या सीखना है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत को समझते हैं, बहुत समझ के, बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जैसे कि हमारे इस कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ रहा है क्या, कि हमको क्या करना, अनुभव कराना, अनुभव कराना और अनुभव करा करके सीखना, अनुभव करके सीखना या अनुभव करा करके सीखना, सिखाना। तो अनुभव करके सीखना या अनुभव करा करके सिखाने पर जो जोड़, जो थियरी जोड़ दे, वह उसे कहते हैं क्या,
अनुभवजन्य सिद्धांत। तो अब यहाँ पे कार्ल रोजर्स ये कहते हैं कि बच्चे को जब बच्चा वातावरण में रहे तो वातावरण में रह करके उसको खुला छोड़ दो, उसको खुला छोड़ दो, खुल करके बस सीखे, खुल करके सीखे तो स्वयं अनुभव करके सीखने पर जो है ये बल देता है। ये सिद्धांत किस पर बल देता है? स्वयं, स्वयं करके, स्वयं करके सीखने पर यह सिद्धांत बल देता है। स्वयं करके सीखने पर यह सिद्धांत बल देता है। इस सिद्धांत में क्या बात करी गई कि स्वयं करके सीखना। बच्चा कैसे सीखेगा? तो स्वयं करके सीखेगा, स्वयं करके सीखेगा, जितना भी करेगा वह स्वयं करके सीखेगा। जब स्वयं करके सीखेगा तो वह ज्यादा सीखेगा। यहाँ पे इन्होंने जो और बात बताई, इन्होंने बताया क्या यहाँ पे, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे। इन्होंने कहा कि जो भी बच्चा सीखे वह कैसे सीखे, व्यक्ति जो भी सीखे वह एक्सपीरियंस के जरिए सीखे। एक्सपीरियंस में जैसे जैसे अभी मैं आगे इसके आगे बताऊंगा कि चलिए यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसको समझा लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पे कैसे सीखेगा, तो वह एक्सपीरियंस के जरिए सीखेगा। यहाँ पे व्यक्ति को किसी प्रकार का बोझ नहीं देना है, बच्चे को किसी प्रकार का बोझ नहीं देना, बगैर बोझ के। यहाँ पे बगैर बोझ के जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट उसमें भी कहा गया लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन पर भी यह जोर देता है, या पुस्तकों पर जोर नहीं देता है। क्या है? या पुस्तकों पर जोर या बोझ ना देकर सीखने को अनुभव के आधार पर बताता है, सीखने को अनुभव के आधार पर जोर देता है, सीखने को अनुभव के आधार पर जोर देता है। यानी पुस्तकों को ही नहीं पढ़ना, पुस्तकों को ही नहीं पढ़ना, उसके आधार पे यह क्या करना है, सीखना है। कैसे? वह समझ करके सीखना है, वह करके सीखना है, वह अनुभव करके सीखना है, अनुभव करके सीखना है। इस पे मैं एग्जांपल अभी दूंगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे, जब सीखने की प्रक्रिया वह अगर अनुभव के आधार पे होगी, जब सीखने की प्रक्रिया अनुभव के आधार पे होगी तो उसे उन्होंने कहा कि सेल्फ इनिशिएशन। उन्होंने कहा सीखने की प्रक्रिया को सेल्फ इनिशिएशन के जरिए होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएशन यानी खुद से पहल करना, स्व पहल करके सीखना, खुद से इनिशिएशन के जरिए, सेल्फ इनिशिएशन के माध्यम से कराना, सीखने की प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएशन के माध्यम से कराना, यहां पर जोड़ देता है। चलिए अब हम बात करते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, इन्होंने इसके अंदर भी दो बातें बताई। जो सीखने का परिणाम है, वह सीखने का परिणाम कैसे होता है। तो इन्होंने सीखने को दो तरीके से बताया, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा सीखने का जो बात है वह सीखने की बात दो तरीके से होती है। सीखने का परिणाम, सीखने का जो परिणाम है वह दो तरीके से होता है। सीखने का परिणाम या सीखने की प्रकृति, सीखने का परिणाम दो तरीके से होता है। कैसे? इन्होंने कहा कि सीखने की परिणाम या सीखने की प्रवृत्ति दो तरीके से होती है। एक तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति संज्ञानात्मक तरीके से सीखता है। कैसे सीखता है? संज्ञानात्मक अधिगम करता है। एक व्यक्ति संज्ञानात्मक अधिगम करता है। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। इतना में इतनी में सारी बातें हैं। संज्ञानात्मक अधिगम, एक है संज्ञानात्मक अधिगम और दूसरा इन्होंने कहा अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। इन्होंने दो बातें बताई, इन्होंने कहा दो बातें तो बताई, अपने अपने प्रयोग में उन्होंने दो बातें बताई और दो बातों पर उन्होंने तुलना किया, दो बातों में तुलना किया। कहा कि संज्ञानात्मक अधिगम को भी इन्होंने समझाया और अनुभवजन्य अधिगम को भी समझाया। बहुत समझ करके देखिएगा, बहुत समझिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक मैंने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत बताया था। उसमें बताया था कि कॉन्ग्रुएंस जिसका हाई होगा, जिसका कॉन्ग्रुएंस हाई होगा वह प्रोडक्टिव होगा, जिसका कॉन्ग्रुएंस लो होगा वह जो है वह कुसमायुत होगा। तो मैंने वो बता दिया था। अब हम मुद्दे पे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आए हमने कहा कि ये उन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम था अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखे वह अनुभव के जरिए सीखे। वहीं व्यक्ति को क्या करना है, किताबों के बोझ से बचाना है, किताबों के बोझ से बचाना यानी क्या, संज्ञानात्मक अधिगम। क्या करना कि व्यक्ति आया बस मात्र इंफॉर्मेशन दे दिया, सारी इंफॉर्मेशन को भर दिया दिमाग में, सारा इंफॉर्मेशन भर दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पापा का नाम है, तुम्हारा मम्मी का नाम है, ये थियरी है, वो थियरी है, ये थियरी है, फला थियरी है। सपोज करिए मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
जहां पे अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोग मेरे सामने नहीं है, तो सभी लोग मेरे सामने नहीं, मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि इतने सारे सिद्धांत एक तो याद नहीं होते हैं, एक नाम तो याद नहीं होते। देखिए मैं मेरे ही एग्जांपल लेता हूं, एक नाम तो व्यक्ति को याद नहीं होता, ये इतने सारे नाम आपने बता दिए, एक नाम तो याद नहीं होते हैं कि कार्ल रोजर्स पता नहीं हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपने हमको मानवतावादी सिद्धांत भी बता दिया, आपने हमको अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत बता दिया, आपने हमको उपचारात्मक केंद्रित मनोचिकित्सा भी बता दिया, आपने आत्म अवधारणा भी बता दिया। यह क्या है भाई, यह क्या है? यह भी तो एक प्रकार का क्या है, यह भी तो आप हमको इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हो। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो संज्ञानात्मक। हाँ भाई स्वीकार करता हूं, मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूं भाई, सॉरी हो गई, गलती हो गई, माफ करना हमको। अभी करे क्या, करे क्या, यहाँ पे आप लोगों का लेवल थोड़ा बड़ा है, आप लोगों का लेवल बड़ा है, बट यहाँ पे भी इस तरह से सिखाया जाए, इस तरह से सिखाया जाए कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, आप उसको एक्टिविटी करने लगो। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी बेस होता है तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है। अगर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो प्रैक्टिकल संभव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे करना क्या, आपने ज्ञान बता दिया, ज्ञान बताने के बाद उसको अनुभव देना, ज्ञान बताने के बाद उसको अनुभव देना, उसको अप्लाई करना। अच्छा चलो बताओ, किसको कहेंगे मानवतावादी, किसको कहेंगे अनुभववादी, और किसको कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट, इनमें जरा अंतर बताओ। आप लोग जरा अपने में चर्चा करो, चर्चा करके बताओ कि कैसे होगा। तो चर्चा करो, चर्चा करके बताओ कि अनुभवजनिक किसको कहेंगे और संज्ञानात्मक किसको कहेंगे, ये चर्चा करके बताओ। तो बच्चे जब उसमें जाएंगे, अपना खुद से इन्वॉल्व होंगे, खुद से डिस्कशन करेंगे, खुद से उस चीजों को करेंगे, खुद से अनुभवेंगे, तो क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर खाली इंफॉर्मेशन दे देना दे देना दे देना वो संज्ञानात्मक है। उस इंफॉर्मेशन को बच्चा जब खुद से इनिशिएट करके खुद से सीखेगा, वह है अनुभवजन्य। वही एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल इसका लिया, दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि भैया यहां से आपको बीवीएन से, यहां से बीवीएन से आपको जाना है कहां, बीवीएन से आपको जाना है अहमदाबाद, आपको अहमदाबाद जाना है, बीवीएन से आपको अहमदाबाद जाना है। अब बीवीएन से अहमदाबाद जाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से चले जाना, और यहां से चले जाना तो फिर आप एक गाड़ी पकड़ लेना, बस पकड़ लेना, बस जाकर वहां उतर जाना, उतर करके वहां से फिर वापस से रिक्शा पकड़ लेना, वहां से ऊपर वापस से रिक्शा पकड़ करके फिर थोड़ी देर पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहां से रिक्शा मिलेगा, फिर वहां से रिक्शा मिलेगा, थोड़ा दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर वहां से एक रिक्शा मिलेगा, फिर वहां पहुंच जाना, तो वहां पे आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। भैया इतना हो गया, अब इतना सारा कुछ तो भूल गए क्या कहा गया था, इतने सारे में तो भूल गए क्या कहा गया था। अब आपने बताया तो हमको यहाँ यहाँ जाना है, हमको पता नहीं भैया, हमको याद नहीं हुआ, वो समझ में नहीं आया। वो समझ में कब आएगा, वो समझ में कब आएगा, जब आप खुद, जब आपको ये बता दिया कि आपको बीबीएन से अहमदाबाद जाना है, यानी भावनगर से आपको अहमदाबाद जाना है, तो भावनगर से अहमदाबाद जाने के लिए आप क्या करोगे, जब आप वो सारी बातें, जब आप वो सारी बातें खुद से करोगे, आप खुद से जाओगे, बस पकड़ोगे, आप खुद से बसों के बारे में चर्चा करोगे, ट्रेन के बारे में चर्चा करोगे, खुद जाकर के अनुभवोगे कि ट्रेन जाती है, बस जाती है, रिक्शा जाता है, गाड़ी जाती है, ऑटो जाता है, क्या जाता है, सब जाता है। तो आपने कोई भी जो आपको सुटेबल चीज मिली, आपने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जहां आपको गंतव्य पहुंचना है, जहां आपको गंतव्य पर पहुंचना है। उस गंतव्य पर पहुंचने में आपने कितने सारे बैरियर्स फेस किए, आपने कितने सारे बैरियर्स फेस किए, आपने कितने सारे ऑब्स्टेकल फेस किए, उन सारे ऑब्स्टेकल को अपने अनुभव के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने इमोशंस के आधार पे आपने उन सभी को दूर किया। तो आपको बीबीएन से अहमदाबाद जाने का, बीबीएन से अहमदाबाद तक जाने का आपको रास्ता जो है वो यहां नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि भैया आपको याद हुआ क्या, तो बोलोगे हम पहुंच सकते भाई, कहाँ है, बहुत दूर नहीं है, हमने तो जाना है, बिल्कुल देखा हुआ है। देखा हुआ कैसे हुआ, वो आपने अनुभव किया, आपने अनुभव किया। एक बात मैंने ये बताई, अक्सर अक्सर जो है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जो अपने जो डेफ बच्चे हैं, उन डेफ बच्चों को कहा जाता है कि सिखाने के लिए बच्चों को विजिट कराओ, बच्चों को विजिट कराओ। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट सिखाना है तो बच्चों को विजिट कराओ। विजिट क्यों कराते हैं, विजिट क्यों कराते हैं, विजिट कराने का मतलब ये है क्या, बच्चा अनुभव करे, उस चीज को अनुभव करे, अनुभव करेगा विजिट के माध्यम से, तो बच्चे को सीखेगा। आपने कहा कि बैंक, बैंक ये होती है, बैंक के बारे में आपने बताया, बैंक ये होती है, बैंक वो होती है, बैंक में ऐसा होता है, बैंक में कैशियर होता है, बैंक में मैनेजर होता है, बैंक में रुपए मिलते हैं, बैंक में रुपए का ये सिक्का होता है, बैंक में ये नोट होती है, बैंक में ये टिकट होता है, बैंक में ऐसा चेक बनता है, बैंक में वैसा होता है, बैंक में लाइन लगती है, दुनिया भर की बातें, एटीएम होता है, वो कार्ड होता है, चेक होता है, दुनिया भर की बातें। आपने बैंक से संबंधित ज्ञान आपने दे दिया, आपने ज्ञान दे दिया, खाली यही बैठ करके ज्ञान दे दिया, यही बैठ करके ज्ञान दे दिया, तो बच्चे को ज्ञान अधिगम उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। इतना अगर आप देंगे तो बच्चा जो है वहां पे उसका 1/4 ही सीख पाएगा, 1/4 ही सीख पाएगा, और 1/4 सीखेगा, वह
पूरा का पूरा 90% 100% कब सीखेगा, जब बच्चे को यही बैंक ले आकर के आप बैंक को अनुभव करा दिए। बैंक में गए, बैंक में बताया देखो यहाँ पे मैनेजर बैठते हैं, यहाँ पे कैशियर बैठते हैं, यहाँ पे ये क्लार्क बैठते हैं, यहाँ पे ये बैठते हैं, यहाँ पे देखो ये लोग जो लाइन लगाए हैं, यहाँ पे एक चेक के माध्यम से पैसा मिलता है, एक जो है कार्ड में ये एटीएम मशीन है, वहां पे ऐसे मशीन से निकालते हैं पैसा करते हैं। तो जितनी भी बातें हैं बैंक में जाकर के बच्चे ने क्या किया, अनुभव किया। तो उसको जो यहाँ पे जो लर्निंग हुई थी मात्र 10% 20%, यहाँ वही लर्निंग का रेशियो बढ़ करके कहां पहुंच गया, यहाँ पे यही लर्निंग, यहाँ पर यही लर्निंग कितनी थी, यहाँ पे यह लर्निंग इतनी थी, यहाँ पे यह लर्निंग इतनी थी, और इस जगह पे इतनी लर्निंग थी, और इस माध्यम से कहां पहुंच गया, लर्निंग का ग्राफ यहां पहुंच गया। लर्निंग का ग्राफ यहां पहुंच गया, यानी यहां से कितना पहुंचा, इतना। लर्निंग का ग्राफ देखिए इतना पहुंच गया, इतना रेशियो, जहां पे संज्ञानात्मक से लर्निंग का ग्राफ बस इतने पर ही था, और लर्निंग का ग्राफ यहां पहुंच गया। तो यानी अच्छा क्या है, अनुभव। तो इसीलिए उन्होंने, कार्ल रोजर्स जी ने कहा कि व्यक्तियों को जब सिखाना है तो ज्यादा कैसे सिखाना है, ज्यादा सिखाना है अनुभव के आधार पे। तो अनुभव के आधार पे सिखाने का जो है उन्होंने जांच किया, अनुभव के आधार पर सीखने पर उन्होंने फोकस किया। तो यही उन्होंने अपने अंदर में सिद्धांत दिया कि अनुभव के आधार पे और संज्ञानात्मक आधार पे सिखाने के से बेहतर है कि अनुभव के आधार पे सिखाएं। तो संज्ञानात्मक में कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक के क्या क्या किया जाता है, तो शिक्षक क्या करता है इसमें, शिक्षक ज्ञान को रटा देता है या तथ्य को बताता है या संप्रत्यय को समझाता है, संप्रत्यय को समझाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कि व्यक्ति को उसी तथ्य को, उसी ज्ञान को करके सीखने पर, उसी ज्ञान को करके सीखने पर, अनुभव करके सीखने पर, महसूस करके सीखने पर जहां पे जोर दिया जाता है। यहां पे शिक्षक उसी तथ्य ज्ञान संप्रत्यय को महसूस करके, अनुभव करके सीखने पर जोर देता है। तो बेहतर क्या है, उन्होंने बताया अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत पर उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब भी करेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर में उसी रुचि के आधार पर, ये भी नहीं है ये भी ध्यान करना है कि अनुभव ये नहीं पता लगा कि भैया एक बच्चे का मन नहीं है, एक बच्चे का मन बैंक जाने का नहीं, तो उसको जबरदस्ती बैंक लेके चलो, तो जबरदस्ती बैंक लेके तो वहां भी सीखेगा नहीं वो। अगर किसी बच्चे को सीखने का मन नहीं है आज, अगर आप उसको सिखाओगे तो जबरदस्ती करोगे तो वह नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका वो मेंटल रेडीनेस नहीं है अभी। मेंटल रेडीनेस करना, मेंटल रेडीनेस अगर हो जाए उसके बाद सिखाना, तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो सबसे जरूरी है यहाँ पे अनुभव को आधार पे सिखाने के लिए वहां उसका मेंटल रेडीनेस भी करना। मेंटल रेडीनेस अगर हो गया, उसके आधार पे अगर आप उसको सिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। अब इसी आधार पे वह कैसे होगा, इसका साइकिल क्या है, इसका साइकिल क्या, अनुभवजन्य को अब हम उठाएंगे यहाँ से, अनुभव को। अभी तक हमने क्या उठाया था, अभी तक हमने आपको कार्ल रोजर बताया था। देखिए मैंने कैसे आपको पढ़ाया, वही पढ़ाने का बेहतर तरीका भी मतलब मेरे हिसाब से होता है। अब आगे लोगों का पता नहीं कि सबसे पहले मैंने क्या कहा, कार्ल रोजर्स को बताया, कार्ल रोजर्स की परिभाषा बताई, कार्ल रोजर्स की मतलब परिभाषा नहीं, कार्ल रोजर्स के बारे में बताया। अब कार्ल रोजर्स के बारे में बताया, फिर उनके योगदान बताया। उस योगदान में से जो फेमस योगदान है जो हमको बताना, उसमें कार्ल रोजर्स जी को दो जगह पे नाम आता है, एक उनका व्यक्तित्व में आता है और एक सीखने में आता है। व्यक्तित्व में भी आता है और सीखने में भी, दोनों चैप्टर में आता है। तो जो पहले मैंने व्यक्तित्व को उठाया क्योंकि व्यक्तित्व से ज्यादा संबंधित है, यह मानवतावादी है, इन्होंने मास्लो के साथ मिलकर के काम किया। तो मानवतावादी जो इन्होंने व्यक्तित्व में क्या बात करी, इन्होंने व्यक्तित्व में बताया, सबसे मेन बात बताया सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बनता कैसे, तो कॉन्ग्रुएंस के जरिए। कॉन्ग्रुएंस जितना हाई होगा उतना वो प्रोडक्टिव बनेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। जितना कॉन्ग्रुएंस लो होगा वो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा और वो माल एडजस्टमेंट बनेगा या कुसमायोजित बनेगा। ये बात वहां पे हमने चर्चा कर दी। फिर हमने कहा कि हमने आपको बताया कि अनुभवजन्य अधिगम में मैंने बताया कि इन्होंने दो बातें रख करके बताई हुई है। एक तो संज्ञानात्मक अधिगम को बात रखा है, तो दूसरा जो है वो अनुभवजन्य को रखा है। तो संज्ञानात्मक को उन्होंने सामने रख करके अनुभव को बताने की कोशिश करी है। तो संज्ञानात्मक में क्या होता है कि ज्ञान को बस मात्र ज्ञान को दे दिया जाता है, भर दिया जाता है ज्ञान को,
ज्ञान को भरना होता है, ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है ये बताया नहीं जाता है। ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है बच्चा वो उसको नहीं कर पाता, खाली ज्ञान को ले लिया है, ज्ञान भर लिया है, रट लिया है, तो वह रटने पर उतना ज्ञान प्रभावी नहीं होता है। प्रभावी कैसे होगा? जब बच्चा व्यक्ति उसको खुद से अनुभव करके सीखेगा तब। ये हो गया। अब यहां से हम उठाते हैं अनुभव जन्य अधिगम को कैसे अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को चर्चा कर लेते हैं। अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत को कैसे प्रोसेस में लेके आएंगे, अनुभव को कैसे हम प्रोसेस में लेंगे उसको समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह है, यही ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ जगह है, यहीं पे ले लेते हैं। तो अनुभव जन्य आधारित सीखने के चरण, यहाँ पे इसी को अनुभवजन्य सीखने के चरण क्या है? अनुभवजन्य सीखने के चरण क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्ट करना है। सबसे पहले एक्ट करना है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बैंक जाना है। कहाँ जाना है? बैंक जाना है, तो सबसे पहले हमको बैंक को लेके जाना होगा, बच्चों को बैंक लेके जाना, तो एक्ट करना सबसे पहले आता है, एक्ट क्रिया, एक्ट आता है। सबसे पहले एक्ट करना है। एक्ट करने के बाद क्या करना है? एक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट करना है। एक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट करना है, यानी वो जो हम बैंक गए और बैंक में हमने क्या सीखा, बैंक में हमने क्या सीखा उसको रिफ्लेक्ट करना है। एक्ट के बाद रिफ्लेक्ट, हम बैंक गए और बैंक में गए, बैंक में हमने देखा, बैंक के कैशियर को देखा, बैंक के मैनेजर को देखा, बैंक के लॉकर को देखा, बैंक में कहाँ वस्तुएं रखी जाती हैं, कैसे रखी जाती हैं, वहां चेक कैसा होता है, रुपए कैसे होते हैं, पैसे कैसे होते हैं, 5 रुपए की नोट कैसी होती है, 10 रुपए की नोट होती है, 1000 रुपए की नोट कैसी होती है, 500 रुपए की नोट कैसी होती है, 200 रुपए की नोट कैसी होती है, सिक्के कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब कुछ वहां के लोगों ने वहां पे समझाया, हमने अनुभव किया। अब अनुभव करने के बाद ये तो हो गया एक्ट, हम वहां गए, हमने एक्ट कर लिया। अब एक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है। अब वहां पे रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? तो रिफ्लेक्ट करेंगे, वहां पे उसको पूछेंगे, बच्चों को पूछेंगे, अच्छा ये कौन थे, वहां गए थे तो वो कौन थे, वो कौन थे, आपस में आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएगा। देखो हम यहाँ गए थे, तो या आप लोग आपस में बना लो कि एक बैंक मैनेजर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो उसमें आपस में चर्चा करो, तो ये बैंक मैनेजर थे, ये थे, इनका क्या काम था, तो इनका काम ये था, उनका क्या काम था, तो उनका ये काम था, उनका क्या काम था, उनका ये काम था, रुपया कैसा था, तो रुपया ये ऐसा ऐसा अलग था। तो बच्चे क्या करेंगे वहां पे बच्चे सीखेंगे। सबसे पहले बैंक में लेके जाना, वो एक्ट हो गया। एक्ट में जो भी एक्ट हुआ उस एक्ट को रिफ्लेक्ट करना मतलब कि यहाँ पे हम गए, ये बैंक में गए, तो बैंक में यहाँ पे जो है मैनेजर बैठे हुए थे, यहाँ पे कैशियर बैठा हुआ था, यहाँ पे और भी लॉकर पे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, और यहाँ पे गेट था, और यहाँ पे एटीएम था। अब ऐसे ही यहाँ पे सारे लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे, यहाँ पे सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, क्यों? यहाँ पे कैशियर थे, यहाँ से पैसा लेने के लिए। कुछ लोग क्या है, बैंक के मैनेजर के पास जा रहे थे, बैंक के मैनेजर के पास भी जा रहे थे कि बैंक के मैनेजर से मिलने के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे भी खड़े थे, यहाँ पे अपना पासबुक एंट्री कराने के लिए। तो पासबुक एंट्री कराने का होता है, वहां पे बैंक से पैसा लेना क्या होता है, वगैरह वगैरह, जितनी बातें हैं वो यहाँ पे आकर के बच्चा सीख रहा है। यहाँ पे पहले एक्ट हुआ, एक्ट के बाद फिर यह पूछा गया कि यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कौन था, उसको रिफ्लेक्ट करवाया गया। रिफ्लेक्ट मतलब उसको क्लिक कराना कि ये कौन था, ये व्यक्ति था, इसको ये इसका जैसे नाम लिख दिया मैनेजर लिख दिया, तो मैनेजर का काम क्या होता है, तो अब मैनेजर का काम पूछने के लिए वो आगे बात आती है। यानी एक्ट रिफ्लेक्ट के बाद तीसरी वाली जो पॉइंट आती है उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मतलब उसका प्रत्ययीकरण करना कि यहाँ पे कौन कौन था, तो कौन कौन से लोग थे, वहां पे मैनेजर था, मैनेजर, कैशियर, क्लार्क, मनी, लॉकर, ये सारे कॉन्सेप्ट, अब ये सारे कॉन्सेप्टों को सिखाना। अब ये सारे कॉन्सेप्टों को हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक्ट करा करके वहां लेके गए, दिखाने के बाद उस पर रिफ्लेक्ट कराया, रिफ्लेक्ट करने के बाद हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज करा रहे हैं। कॉन्सेप्चुलाइज करा रहे हैं कि मैनेजर कौन होता है, मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर के बारे में बताओ, मैनेजर समझाओ। अभी हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज करा रहे हैं कि मैनेजर का कॉन्सेप्ट बच्चे के मन में समझ में आ जाए और उसने पूरा का पूरा देखा हुआ बैंक को, और बैंक को देख करके उसके अंदर में पूरा बैंक का कॉन्सेप्ट और बैंक के जितने भी कार्य हैं वो सारे कॉन्सेप्ट उसके मन में आ जाएंगे। तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्चुलाइज कर लेगा। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, अब उसको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। चलो आपने सीख लिया ना, अब चलो आपको क्या करना है, आपको बताना है, अब जवाब देना है, इसका अप्लाई करना। कॉन्सेप्चुलाइजेशन करने के बाद अप्लाई कराना।
अप्लाई करना कि अब चलो ऐसे ही एक मैं दूसरी बैंक बताता हूँ, ऐसे ही मैं आपको एक दूसरी बैंक बताता हूँ। अब इस दूसरी बैंक में बताओ कि यहाँ यहाँ कौन कौन है। दूसरी दूसरी बैंक में है, ऐसा ही सेम बना दिया, ऐसा ही सेम बना दिया, यहाँ पे एक बैंक बना दिया, यहाँ पे बैंक बना दिया, और यहाँ पे कह दिया कि मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर बैठा दिया, यहाँ पे कैशियर को बैठा दिया, यहाँ पे और लोगों को बैठा दिया, यहाँ पे और लोगों को बैठा दिया। अब वहां से पूछा कि इसका क्या काम है बताना जरा, इसका क्या काम है बताना जरा, इसका क्या काम है बताना जरा, इसका क्या काम है बताना जरा। अब बच्चा क्या कर रहा है, जो यहाँ सीखा हुआ था उसी ज्ञान को अब यहाँ अप्लाई कर रहा है। जो ज्ञान उसने अनुभव के जरिए सीखा हुआ था वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा। अब सीखे हुए ज्ञान को जो अप्लाई करेगा तो बच्चा क्या करेगा, वह अच्छी तरह से समझ पाएगा और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख पाएगा। वही काम यहाँ पे कहा कि संज्ञानात्मक अधिगम से मात्र खाली ज्ञान को भर देना, रट्टा मार करा देना, सारी कुछ चीजें खाली वहां पे भर देना, भरने से नहीं होगा। बच्चे को क्या कराना पड़ेगा, अनुभव कराना पड़ेगा। अनुभव के जरिए ह्यूमन का नेचर होता है कि वह करके सीखता है, ह्यूमन का नेचर होता है करके सीखता है, तो करके सीखेगा। सारी इंद्रियां उसकी गेटवे सारे खुले रहेंगे, सारे गेटवे खुले रहेंगे तो व्यक्ति जो है वह ज्यादा सीखेगा। तो इसलिए उन्होंने ये चार चरण बताए, क्या, एक्ट, रिफ्लेक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और अप्लाई। ये उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इन्होंने एक साइकिल भी बताई, ये कहा कि जो होगा वो कैसे होगा, ये साइकिल में होगा। साइकिल के लिए उन्होंने बताई, यानी इसका चक्र बताया, चक्र बताया कि कैसे कराना है, कैसे कराना है उसको। तो कराने के लिए यहाँ पे ये कैसे कराना है इसका चक्र बताया उन्होंने। तो एक्ट, रिफ्लेक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अप्लाई है, इसको कराना कैसे है इसको उन्होंने चक्र बताया। क्या, अनुभव जन्य सीखने का चक्र, अनुभव जन्य सीखने का चक्र, अनुभव जन्य सीखने का चक्र। चक्र क्या बताया उन्होंने, कहा कि सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले प्लान करना है, सबसे पहले प्लान करना है। प्लान करने के बाद फिर उसी को इंप्लीमेंट करना है, यानी डू। प्लान करना है, डू करना है, करने के बाद क्या करना है, डू। डू के बाद क्या करना है, रिव्यू करना है उसका, रिव्यू करना है। और रिव्यू करने के बाद अगर कोई कमी आई तो वापस से प्लान करना है। ये ऐसे प्लान, चले करना है, क्या प्लान करना है। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए प्लान करना है कि हम चलेंगे कहां, बैंक चलेंगे, बैंक चलेंगे। बैंक को चलने के लिए प्लान किया, फिर गए बैंक, एक्ट किया, बैंक गए एक्ट किया, यानी डू किया। डू करने के बाद फिर क्या किया, अब डू करने के बाद उसको रिव्यू किया कि बच्चों ने कितना सीखा। डू किया, अब ये सारी प्रोसेस हो गई, सारी प्रोसेस हो गई। डू करने के बाद पहले प्लान किया, फिर डू किया, डू में ये सारी प्रोसेस हो गई। डू में एक्ट, रिफ्लेक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अप्लाई, ये सारा हो गया डू में। अब उसके बाद क्या करना है, उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करना है कि कितना बच्चों ने सीखा। अप्लाई करने के बाद उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करना है कि बच्चों ने कितना सीखा, वह लर्निंग कितनी हुई, रिव्यू करना। अब रिव्यू करने के बाद अभी भी अगर समझ में नहीं आया है, अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से बच्चों को बैंक में लेके जाना है। या जब हमने इस बैंक के आधार पर, इस बैंक को हमने बताया, इस बैंक के आधार पे हमने, इस बैंक के आधार, मान लीजिए यहाँ पे एसबीआई बैंक है, मान लीजिए यहाँ पे एसबीआई बैंक है, हमने एचडीएफसी बैंक में हम लेके गए, तो एचडीएफसी बैंक को हमने पूछा, बच्चा वहां पे कोई कंफ्यूजन है तो क्या करना, उसको रिव्यू कराना, दोबारा उसको व्यू कराना, दोबारा उसको दिखाना। तो दोबारा से रिव्यू करना, या इसी बैंक में लेके जाना या फिर वो एचडीएफसी बैंक में लेके जाना। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे कैसा हुआ, तो उसी बैंक के बारे में समझाना। तो समझाने से क्या होगा, वह ज्ञान जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे समय तक बच्चों के लिए स्थिर हो जाएगा। तो यही उन्होंने बताया कि प्लान करना, डू करना और रिव्यू करना। रिव्यू करने के बाद अगर रिव्यू में कमी दिख रही है, रिव्यू करने के बाद भी अगर कमी दिख रही है तो वापस से प्लान करना, वापस से डू करना और वापस से रिव्यू करना। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग में कि माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, प्लान करते हैं, टीच करते हैं, फीडबैक करते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। जब हम अनुभव के जरिए सिखाएंगे तो अनुभव के जरिए सिखाने पर सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को वहां पे लेके जाना, अनुभव करवाना है। अनुभव करवाने के लिए प्लान करना पड़ेगा, प्लान करके उसको डू करना है, डू करके उसको रिव्यू करना है। तो जब डू करेंगे यानी उसको कार्य को, उसको संपादित करवाएंगे कार्य को, तो कार्य को संपादित करने के लिए एक्ट, रिफ्लेक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और अप्लाई, इन चारों चीजों को हमको लेके जाना है। मैंने आपको समझाया एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब कि वहां तक लेके जाना, बैंक तक लेके जाना। रिफ्लेक्ट मतलब वहां की चीजों को, एक एक चीजों को बताना, वहां दिखाना। रिफ्लेक्ट मतलब क्या, उसको दिखाना, उजागर कर देना। तो उजागर कर देना रिफ्लेक्ट हो गया। फिर उसके बारे में वहीं बता देना कि देखो ये चीज ये, ये चीज ये, ये चीज ये। अब उसको कहना अप्लाई करो, चलो इसको अप्लाई करो, अप्लाई करके बताओ, तुम बताओ कि क्या तुमने सीखा। तो अप्लाई करना बताना, अप्लाई करना बताना। अब ये सारी बातें करने के बाद अगर बच्चे ने नहीं सीखा है तो उसको क्या करना, उसको रिव्यू करना, और रिव्यू करने के बाद दोबारा से उसको प्लान करना। तो ये पूरा जो है उन्होंने अपना अपने सिद्धांत में देने का काम किया था। किसने,
कार्ल रोजर्स ने दो मुख्य बातें बताई हुई थी। एक उन्होंने बताया था क्या, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व में उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट का बताया हुआ था, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। तो दूसरा उन्होंने बताया था अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम के सिद्धांत इसी के रूप में वो फेमस है। चलिए यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत को हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ क्या होगा उसको समझ लेते हैं। शैक्षणिक निहितार्थ को हम यहां ले लेते हैं। इसका जो शैक्षणिक निहितार्थ है वो क्या है उसको हम यहां समझ लेते हैं। मैंने यहां बताया हुआ था संज्ञानात्मक, यहां बताया था मैंने अनुभव, और यहां मैंने बता दिया क्या आपको, अनुभवजन्य सीखने के चरण। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको शैक्षणिक निहितार्थ। क्या शैक्षणिक निहितार्थ किसका, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ। शैक्षणिक निहितार्थ क्या होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सारी बातें क्या हो रही है, अनुभव के आधार पे हो रही है, लर्निंग के आधार पे हो रही है, स्वयं करके सीखने के आधार पर हो रही है। तो बालक को क्या करना, बालक को स्वयं सीखने के लिए उचित माहौल देना। सबसे पहला क्या होना यहाँ पे, इसका निहितार्थ क्या होगा, अगर बच्चे को उचित माहौल मिलेगा, क्या उचित माहौल मिलेगा, उचित माहौल मिलेगा तो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होगा। उचित माहौल देना, और क्या, स्वयं सीखने का बल, स्वयं सीखने पर बल देना, स्वयं सीखने पर बल देना, बल देना, बच्चे को इंकरेज करना, बच्चे को इंकरेज करना जो है वहां पे इंकरेज करना उसको उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना, अगर प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, वह ज्यादा सीख पाएगा। बच्चे को, हर बच्चे के पास एक अद्वितीय क्षमता होती है सीखने की, और वह अद्वितीय क्षमता को निखारना। बच्चे के पास उपस्थित अद्वितीय क्षमता, बच्चे की अद्वितीय क्षमता को निखारना, निखारना, और बच्चे को रटा कर नहीं, अनुभव के आधार पर सिखाना। ये क्या है, इसके एप्लीकेशन है, ये इसके एप्लीकेशन है, आप लोगों ने समझ लिया। चलिए वापस से देख लेते हैं। वापस से क्या बात है यहाँ पे कि उचित माहौल देना, स्वयं सीखने पर बल देना, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में प्रोत्साहित करना, बच्चे की अद्वितीय क्षमता को निखारना, बच्चों को रटा कर नहीं अनुभव के आधार पर सिखाना, ये जो है जोर देना है। ये इसका क्या है, शैक्षणिक निहितार्थ है। चलिए यहां तक हो गया। अगर यहां तक कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में अगर किसी को किसी प्रकार का समस्या हो तो हमको बताएं, अदरवाइज यहाँ पे कार्ल रोजर्स का सिद्धांत होता है समाप्त। मैंने कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में मैं एक बार आपको वापस से जो है रिपीट कर देता हूँ, वापस से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कार्ल रोजर्स का सिद्धांत हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले तो हमने कार्ल रोजर्स को पढ़ा, कार्ल रोजर्स का हमने पढ़ा कि कार्ल रोजर्स जी का जो है वो, कार्ल रोजर्स जी कौन है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वह जो एक साइकियाट्रिस्ट भी थे, वह एक साइकियाट्रिस्ट भी थे। उनका जो जन्म है वह जन्म उनका 1902 में, और उनकी मृत्यु जो है वो 1987 में हुई थी। 1902 और 1902 में उनका जन्म और 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनको जो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट देने का भी इनको जाना जाता है। यह इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत के रूप में मास्लो के साथ में इन्होंने काम किया हुआ था। अब इनको ये जाना जाता है कि इन्होंने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत जो दिया था उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट देने में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है वो कॉन्ग्रुएंस के माध्यम से सीखता है। जब हाई कॉन्ग्रुएंस होता है तो वह अच्छी तरह से प्रगति करता है, और अगर लो कॉन्ग्रुएंस होता है तो वह माल एडेप्टिव के रूप में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो है उन्होंने पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, दो चीजों की बात चर्चा करी हुई थी, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो सीखता है कैसे, अनुभव के जरिए, अनुभव के जरिए सिखाने पर जोर देना चाहिए। तो अनुभव, इसीलिए उन्होंने उनका जो सिद्धांत का नाम पड़ा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत।
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, उन्होंने उसको कंपेयर किया, कहा कि जो व्यक्ति एक संज्ञानात्मक माध्यम से सीखता है तो वहां उतना लर्निंग बेहतर तरीके से नहीं होती है, वहां उतनी लर्निंग बेहतर तरीके से नहीं होती है। व्यक्ति को, बच्चों को अनुभव के माध्यम से सिखाना, तो अनुभव के माध्यम से सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि जितना एक्ट करेंगे, जितना बच्चे को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, जितना कंसेप्टराइज कराएंगे, जितना उसको हम वहां पे उसका फॉलो लेंगे, उसको अप्लाई करवाएंगे, उतना सीखेगा। इसका साइकिल उन्होंने बताया कि प्लान, डू और रिव्यू, ये उन्होंने इसका पूरा बताया। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर यहाँ से किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेगा।